नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विग, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ पैनल पे आए हुए हैं, वो हैं मैडम वंदना तिवारी। मैडम वंदना तिवारी जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं भाजपा महिला मोर्चा की और नेशनल स्पीकर हैं गौ गंगा गीता रक्षा मंच की। मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी स्पीकर हैं कांग्रेस के और प्रवक्ता भी हैं जयपुर से, मंडल अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। कल्याण जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी ये क्या हो रहा है? पूरे देश में आग उबल रहा है, पूरे देश में मेडिकल व्यवस्थाएं पूरी ठप पड़ी हैं और इससे ये जानकारी मिल रही है कि वहां पे जो आरजेकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हुआ है कोलकाता में, उसके पीछे बहुत बड़े-बड़े रसूखदारों का हाथ है। अभी तो सीबीआई ने ये भी खुलासा किया है कि उसके अंदर जो था वहां पे सेक्स रैकेट चल रहा था एंड ड्रग्स का भी रैकेट चल रहा था, जिसकी पूरी जो थी जानकारी थी, मौमिता के पास पूरी जानकारी थी और मौमिता ने एक बार अपने सीनियर डॉक्टर्स को भी बताया था कि हमारे पास ये जानकारी है, उसने रिटन भी दिया था, लेकिन उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। संदीप घोष जो वहां के प्रिंसिपल थे आरजेकर हॉस्पिटल के, वो एक मेन कल्प्रिट माने जा रहे थे इस समय, जो कि उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी नैतिकता दिखाते हुए। दुनिया की नजरों में वो नैतिकता दिखा रहे थे कि मैं रिजाइन कर रहा हूं और इस समय जो वहां पकड़े गए हैं वो है संजय रॉय। और जो संजय रॉय जो पकड़े गए हैं वो तो इस समय ये बोल रहे हैं कि आप मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मुझे कुछ कर दो, मैं ही एक बंदा हूं। लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट और जो वहां की जो रिपोर्ट आई है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें साफ-साफ जाहिर है कि मोर देन 1 पर्सन हैज रेप्ड दैट लेडी और ब्रूटल रेप हुआ है उसके साथ और उसके बाद उसका मर्डर हुआ। क्या यही सब साक्ष्य सामने रखते हुए सीबीआई आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कल्याण जी, क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण है जिसको छुपाया जा रहा है रसूखदारों को? जी नमस्कार। पहले तो आपको हार्दिक बधाई पहले रक्षाबंधन की। कल हमारा जी, एक जी। देश का पर्व है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, सनातन धर्म का पर्व है, इसकी आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन की। क्या मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी हो रहा है ये मानवता के लिए बहुत शर्मसार हो रहा है, क्योंकि इंसानियत कहीं पे बची नहीं है। ये सब आपदा में अवसर वाला काम हो रहा है कि हर आदमी जो है आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। अगर कोई पेशेंट होता है तो डॉक्टर उसमें आपदा समझ लेते हैं और उसको लूटने की कोशिश करते हैं। और हॉस्पिटल जिन्होंने खोल लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने खोल लिए, उन्होंने मानवता के नाम पर एक कलंक लगाया है, धब्बा लगाया है। जैसा कि आपके जयपुर में भी हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे ऑर्गन बेचते हुए पकड़े गए हैं बहुत सारे डॉक्टर। तो ये सारा का सारा जिसे कहते हैं कि अगर मान लो कि कुएं में अगर भांग घुल जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को निष्पक्ष बताना चाह रहा है, हर आदमी अपने आप को बिल्कुल दूध का धुला हुआ बताना चाह रहा है, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहा है। जबकि एक्चुअल पोजीशन ये है कि वहां पर जो खबरें मिल रही है, जो मीडिया पर्सन दिखा रहा है, उनसे ये पता लगता है कि एक रैकेट चल रहा था और उस रैकेट की भेंट जो हमारी ये इनोसेंट बच्ची या हमारी इनोसेंट बहन, हमारी डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर जो फंस गई, क्योंकि इसको कुछ चीजें ऐसी लग गई थी इसके माध्यम से उस हॉस्पिटल की लीकेज बाहर आनी थी या उस हॉस्पिटल पे कुछ कार्रवाई होनी थी, तो उसको दबाने के लिए ये सारे के सारे हथकंडे अपनाए गए हैं। और दूसरा इसके साथ साथ में हॉस्पिटल के साथ साथ में एक ड्रग्स एडिक्ट और चल रहे हैं, जिसे कहते हैं ड्रग। तो एक नशा प्रथा जो है हमारे देश के युवाओं को बर्बाद कर रही है। और जब देश का मुखिया कह लो या घर का मुखिया कह लो, वो एक इस तरह का हो जाता है कि उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, तब इस तरह की परिस्थितियां चालू हो जाती है। जगह जगह यहाँ पर नशा बेचा जा रहा है, आज के युवाओं का नशा का एडिक्ट किया जा रहा है और नशा देने के बाद में उनसे कुछ भी आप क्राइम करवा सकते हो या कुछ भी आप उनसे करवा सकते हो, वो चीजें हो रही है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसी पार्टी से रिलेटेड ये बात नहीं कर रहा, मैं एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते ये बात कर रहा हूँ
कि ये बहुत बुरा वक्त है और इसके लिए आदमियों को पार्टी पॉलिटिक्स छोड़कर एक होना पड़ेगा और इंसानियत के लिए इंसान को एक होना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पार्टीज हैं, जितने भी नेता हैं, उनके लिए तो पैसा सर्वोपरि है, धन सर्वोपरि है। हर जगह दुकानदारी हो गई है। आप कहीं पे भी चले जाइए, आप भले ही मंदिर में चले जाओ तो दुकानदारी चालू है, हॉस्पिटल में चले जाओ तो दुकानदारी चालू है, आप किसी अगर मान लो न्यायालय में चले जाओ तो दुकानदारी चालू है, आप किसी पुलिस थाने में चले जाओ तो दुकानदारी चालू है। हर आदमी जगह चले जाओ। ठीक है कल्याण जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी हमारे साथ जुड़ते हैं प्रयागराज से डायरेक्ट। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ममता बनर्जी, मैं सबको वंदना तिवारी जी से ये पूछना चाहता हूँ, वंदना तिवारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो आरजेकर मेडिकल हॉस्पिटल एंड में चल रहा था, ये इसकी जानकारी वहां के प्रिंसिपल संदीप घोष जी को पूरी थी? क्योंकि संदीप घोष एक तरह से वहां पे बहुत सारा रैकेट चला रहे थे, जिसकी जानकारी हो चुकी थी ममिता को। जिस बच्ची ने 31 साल की बच्ची ने, रेजिडेंट डॉक्टर ने अपनी जान दी है, वो कुछ चीज का खुलासा भी करने जा रही थी। तो क्या ये ही एक मछली है संदीप घोष? अगर इसको पकड़ लिया जाए, इनसे उगलवाया जाए, तो क्या यही है या इसके पीछे और भी कोई है रसूखदार? वंदना जी। सभी को प्रणाम और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रत्येक भाई के लिए मेरा यही संकल्प रहेगा कि आज की जो अवस्था चल रही है, इसमें भाइयों को राखी बांधने का एक ही अर्थ होता है कि बहनों को थोड़ी रक्षा हो सके, उनके सम्मान के, उनके हितों की। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब मेरे भाइयों को, अपनी बहनों को ये समझाना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा कि इस रक्षा का अगर मोल चुकाना है तो खुद भी तैयार हो जाओ और भाई ही उन्हें प्रेरित करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, आगे सिखाएं, तो ज्यादा सफलता मिलेगी। जी। आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है आरजीकर का। मैं आपको परसों भी मैंने कहा था कि ये एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटी सी बिंदु है। आप जहां तक देखेंगे कागज की कालीमा फैली हुई है। जब कागज जलता है ना, तो उसके राख जिस तरह एशेस फैलते हैं, ये तकरीबन अस्पतालों की यही दुर्दशा है जितने सरकारी अस्पताल हैं। आरजीकर में सर विनीत चक्रवर्ती पहले प्रोफेसर हैं, जो आज से 9.5 साल पहले रेजिग्नेशन देने के बावजूद उनको भी इसके बारे में अंदाजा हो गया था। उन्हें रातों रात मार दिया गया और उनको सुसाइड का उपक्रम बना करके कि उन्होंने सुसाइड किया है, इस उपक्रम को सजाने वाले यही घोष साहब थे। इनको आनंद फानन में लाया गया था सर। करेक्ट। घोष साहब बहुत छोटी सी बिंदु है सर, बहुत छोटी सी बिंदु है। इसमें तमाम ममता बनर्जी के दाएं हाथ, बाएं हाथ, दायां आंख, बायां आंख, कुछ भी कह लीजिए, ये तमाम लोग शामिल हैं। सर मैं कह रही हूँ, सीपीएम जब टूटा और तृणमूल बना, जी, सीपीएम के वही गुंडे तृणमूल में आकर के तृणमूल के हरे रंग में रंग गए। ये बहुत पहले से चला आ रहा है सर, बहुत पहले से चला आ रहा है। जी। हाँ, इसका अंदाजा लोगों तक 9.5 साल पहले पहुंचा था विनीत चक्रवर्ती के अंतदाह के बाद। लेकिन उसको भी इन लोगों ने, ममता बनर्जी ने बहुत सफाई से सुसाइड का रोल दिलवा दिया। करेक्ट। और उस समय इनका पदार्पण हुआ घोष साहब का। घोष साहब बहुत छोटे से इसमें सांख्यिकी में थे, वो विभाग में, अचानक से उनको डीन बना दिया गया, प्रिंसिपल बना दिया गया सर। उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है। आज वो नैतिकता की बात कर रहे हैं सर। इस उपक्रम में 6.5 वर्षों में करीब 8 से 10 मौतें हो चुकी हैं सर, और सबको सुसाइड का रोल दे दिया गया है। जबकि ये इनके साथ जो लेडी की डेथ हुई है डॉक्टर को, उसको भी ये रंग देने जा रहे थे सुसाइड का, लेकिन ये दे नहीं पाए। नहीं दे पाए ना सर।
हर लड़की, हर औरत अपने आप को सेक्स रैकेट में नहीं डाल सकती। जो ऑब्जेक्शन करता है सर, उसका पता भी नहीं चलता। करेक्ट। जो ऑब्जेक्शन करता है सर, उसका पता भी नहीं चलता। मैं कह रही हूँ सर कि हमारे जो भी अस्पतालों में आप देखते हैं, हमारा हाथ कब काट लिया जाता है, जब एक इंसान स्ट्रेचर पे होता है, कोमा में होता है, बेहोश होता है, या किसी अवस्था को वो समझ नहीं पाता है। हमारे हाथ काट लिए जाते हैं, हमें मरीजों के पास नहीं जाने दिया जाता है। इस बीच में दुर्घटनाएं होती है सर, जब हमारे पास वो बॉडी के साथ वापस लौटता है। तो मेरा ये मानना है कि उस अस्पताल के लोगों को पोस्टमार्टम करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए सर, क्योंकि इसमें 90% ऑर्गन निकाले गए होते हैं। मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रही हूँ सर, 90% ऑर्गन निकाले गए होते हैं। और चूंकि उसी अस्पताल का डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है, तो वो एक सजी हुई घटना बता करके, बिल्कुल साधारण मौत दिखा करके, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, लेकिन ऑर्गन वहां ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। भगवान जाने ये कब तक चलेगा सर। इस पर जोर शोर से लोगों को बवाल, मतलब कभी क्या होता है सर, आज कोलकाता की बात नहीं है, चूंकि कोलकाता में ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ गया, लेकिन आप प्रायः देखेंगे कि हर अस्पतालों में जो भी इंट्रेंस डॉक्टर हैं, जो भी, उनको ये सहूलियत दी जाती है कि आओ हमारे खेमे में घुस जाओ, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको फिर बर्बाद कर दिया जाता है, मार दिया जाता है सर, या उनके पूरे भविष्य को अंधकार में कर दिया जाता है। और ये बहुत वंदना जी, वहां पे एक और खुलासा हुआ है, मैं आपको सॉरी फॉर इंटरप्शन, वहां पे एक और खुलासा हुआ है कि जो इंटर्न्स आते थे, जिनको बॉडी डिसेक्शन के लिए दिया जाता था, उन बॉडी के सारे ऑर्गन्स निकाल दिए जाते थे और उनको डिसेक्शन के लिए कुछ मिलता ही नहीं था, जो वहां के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने खुलासा किया है। सर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यू आर राइट। मैं यही बता रही हूँ सर, यही बता रही हूँ। जिस भी परिवार ने इस विवाद को उठाया है सर, उस परिवार को भी बाधित किया गया है, ये कह करके कि भाई आपका आदमी तो मर चुका था, इसके कुछ पार्ट हमने इसलिए निकाले ताकि हमारे शोधकर्ता विद्यार्थी इस पर शोध कर सके। लेकिन ये सरासर गलत है सर, क्योंकि मैं कह रही हूँ सर, 90% ये चांस होता है सर जीवित व्यक्ति को मृत्यु तक ढकेलने का। ये बहुत खुली साजिश चल रही है सर, इसके विरोध में आवाज उठना चाहिए सर। आज एक महिला, एक बेटी की ये दर्द अगर पूरे समाज को जगा करके रख दे तो बड़ी खुशी होगी सर, वो उसकी आत्मा भी बहुत खुश होगी सर, क्योंकि वो बच्ची ये केस जो है ऑल ओवर इंडिया सारे मीडिया दिखा रहे हैं और फ्लेयर अप हो रहा है, डेली कोई ना कोई डिबेट्स हो रही है इस पे। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो चुका है इंडिया में। अब किसी अंत पे आने के लिए एवरीबडी वांट्स, बिकॉज मेडिकल व्यवस्थाओं में अगर ऐसा हो रहा है और मेडिकल व्यवस्थाएं अगर ठप हो जाती हैं तो इस देश का क्या होगा? मेडिकल व्यवस्था तो हमारी प्रायोरिटी है सर। हम डिबेट करते हैं, हम बातें रखते हैं, लेकिन इन बातों का इम्प्लीमेंट कब से चालू होगा सर? क्यों नहीं सारी संस्थाएं वापस आती हैं? एकजुट क्यों नहीं हो पाती है सर? हम किसी भी बात की चर्चा कब तक करते रहेंगे सर? चर्चा से क्या सबसे बड़ी तो बात ये है मैडम वंदना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब तक राजनीतिक पार्टियां एकजुट नहीं होंगी इसका कोई भी सलूशन नहीं आएगा। इसका सलूशन उस समय आएगा जब सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएंगी, एक होके बोलेंगी ममता बनर्जी को वहां से हटाओ, उसका रेजिग्नेशन लो और वहां पे डालो क्या रूल, वहां पे डालो राष्ट्रपति शासन, तब वहां पे स्थिति कंट्रोल में आएगी और भी खुलासे होंगे। यहां तक कि सीबीआई को आगे जाने से रोका जा रहा है मैडम। अब आप देखिए, जिस जहां पे उनकी डेथ हुई थी मैडम सुमिता की, वहां पे ममिता की जहां डेथ हुई थी, वहां पे उस ऑडिटोरियम को बगल में उसके तोड़फोड़ चालू हो गई इमीडिएटली सीबीआई के आते। क्या ये वहां के सबूत मिटाने के राज नहीं है? सबूत मिटाए जा रहे हैं। बिल्कुल मिटाए गए हैं सर। वॉश बेसिन नया कर दिया गया है। उस बच्ची को डायरी लिखने की आदत थी, उसकी डायरी के पन्ने फाड़ दिए गए हैं। डायरी के पन्ने फाड़ दिए गए, डायरी के पन्ने फाड़ के उनको सीबीआई को हैंड ओवर किया गया है।
सर फ्लोर की कटिंग हुई है, फ्लोर पे नए टाइल्स डाले गए हैं, दीवारों को जी रंगाई पुताई शुरू हो चुकी है। ये मैडम ममता बनर्जी यही चाहती थी कि इस घटना को साक्ष्य न मिले और फिर इसे सुसाइड का रोल पर डाल दिया जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया सर, क्योंकि उनके पिताजी हो ने नहीं पाया, जिस जब हो अवस्था में अपनी पाएगा, बेटी क्योंकि जी नहीं हो तो पाएगा, उन्होंने क्योंकि उस बेटी ने ले अपनी लिए सर। जान दे दी है। उस सर बेटी ने अपनी जान दे दी है, लेकिन उस जान की कीमत 140 करोड़ जनता चुकाएगी, और उसकी आत्मा को शांति उस समय मिलेगी जब सर तक कहने इसमें का बड़े अर्थ है, बड़े जो लोग हैं वो बिहाइंड सर बार कहने नहीं का अर्थ, जाएंगे, और बिहाइंड बार भी नहीं जाना चाहिए। उनको तो होना सर चाहिए फांसी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि ममता बोलिए बोलिए। बनर्जी चूंकि महिला नेत्री है इसलिए उनको इंडिकेशन दिया जा रहा है, लेकिन मेरा जी कहना ये है कि कोई कौवा है तो कोई बाघ है तो कोई चील है, हम किस पर भरोसा करें सर? इन राजनेताओं के दोहरे दोहरे चेहरे, पता नहीं कितने चेहरे, हम किस पर बिल्कुल भरोसा सही करें? है, सीपीएम को सही कह रहे हटाया हैं आप। गया था ताकि बंगाल की त्रासदी मिटे, लेकिन ममता जी बनर्जी ने आने के बाद उसको और 100 गुना बढ़ा दिया। अब अगर तीसरी बिल्कुल कोई सही है। कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वो अगर वो 1000 गुना बढ़ा दे, सर इस व्यवस्थाओं से कब हम निपटेंगे, कब इनसे हमको मुक्ति मिलेगी, ये सोचना है, जी जी बहुत बिल्कुल सही जरूरी कह है रहे हैं। सर। ठीक, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा ममता जी, वंदना जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। इस समय हमारे साथ हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मदत्त जी। आप बताइए, क्या हमारी फूल जैसी जो कलियां हैं उनको इसी तरह रौंदा जाएगा क्या? जी, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से ये घटना कलकत्ता में घटी है जी और घटना घटती है और उसके बाद ममता बनर्जी पहले तो मौन रहती है बिल्कुल, और जब उसने देखा कि भारत की जनता जो है इस कार्य में सक्रिय हो गई है, विरोध आवाज हो रहा है, तो उन्होंने भी घोषणा कर दी कि हम भी 3 दिन मार्च निकालेंगे। वो मार्च नहीं था, वो बचाओ मार्च था। उनका ममता तात्पर्य ये था बनर्जी कि अगर हम किसके सड़कों बचाव पर में मार्च निकलेंगे कर तो रही जनता, थी? ममता बनर्जी को मार्च उनका करने विचार की ये क्या था जरूरत कि पड़ गई थी स्वामी जी? नहीं, जो वो अपराधी नेटवर्क हॉस्पिटल में है ना, उनके बचाव में है। वो नेटवर्क बहुत तकड़ा जी है वहाँ, 1-2 आदमी वो काम थोड़ी है, वो तो जी जी धंधा पुराना है वहाँ का। जी अब जी जी आप ये बताइए कि ममता बनर्जी सफाई देने के लिए जनता को, मतलब ये भारतीय जनता को गठबंधन के लोग हैं, उन्होंने कहा होगा कि आप मार्च करिए, बस सारा मामला डिसमिस हो जाएगा, लोग ये समझेंगे कि वाकई में ये बड़ी दर्दवान है, बड़ी महिलाओं के प्रति बड़ा इसका दर्द है, नहीं तो तेरे महिलाओं के सब वोट कट जाएंगे। ये वोटीकरण की नीति थी। दूसरा काम जी क्या था कि उन दंगाइयों और उन बदमाश, उन गुंडों को, उन आतंकवादियों को, उन नक्सलियों को समय दिया गया है वहां पर तोड़ फोड़ करने के लिए कि तुम और एविडेंस मिटाओ, और मैं बाहर रहूंगी, सड़कों में दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पर जो है इस वक्त वो जो मार्च कर रहे हैं हम लोग, और वहाँ जो तो लोग आपके उत्पात कहने का मचाने मतलब ये वो सोची समझी साजिश के तहत ये काम हो रहा है, मतलब बिल्कुल हो इसके रहा है। पीछे बचा सोची समझी ताही चल रही है। ये 70 साल से हो रहा है जनाब, आज नई बात नहीं है। होता क्या था, ये नौकरियां जो मिलती थी अपराधियों को दी जाती थी, बड़े बड़े जी क्रिमिनल होते थे, उनको नौकरी दी जाती, 10-10 मर्डर जिसने न किए हों तब तक नौकरी नहीं मिलती थी। दूसरा, कई नौकरियों के लिए भी कहते थे लड़कियां परोसते थे। क्या यही है हमारे भारत के संस्कृति और संस्कार? ऐसे लोगों ने जो है इसको, वही लोग इस गिरोह से जुड़े हैं और पुराने लोग इसी तरह की हरकतें वो बाज नहीं आते, अभी भी जारी है, और लड़कियों को धकेल देते हैं मजबूर करने पे। और तब नेता लोग क्या जवाब देते हैं कि नहीं, ये मजबूरी है, इसलिए मजबूरी में वो वैश्यावृत्ति कर रहे हैं भारत में। क्या यही मजबूरी, क्या वैश्यावृत्ति करने के लिए यही मजबूरी रह गई है? और उन्होंने तमाम खोले हुए थे, लाइसेंस दिए हुए थे उन लोगों को, लाइसेंस संस्कारहीनता करने के लिए लाइसेंस दिए गए कि भारत को संस्कारहीन बनाओ और भारत के हिंदू और युवा जो हैं उनको भ्रष्ट करो, बर्बाद कर दो, ताकि वो कुछ जवाब देने लायक न बचे और हम राज करते रहें। बहुत बड़ी कूटनीति है देश के अंदर। और इस तरह की कल आपको मैंने एक वीडियो भेजा था, आपने देखा होगा। यहाँ काशी सुमेरु पीठ के आद्य जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने भी, अब वो मेरे से जुड़े हैं, वो भी
जी। उनका वक्तव्य आपने सुना होगा। देश को फेल करने के लिए यहाँ जिहादियों का फील्ड बनाने के लिए और बांग्लादेश से घुसपैठी जो लोग हैं उनका वोट बनाने के लिए और हिंदुओं को नष्ट करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान में हिंदू नाम की कोई चीज नाम लेवा न रहे। जो बच्चे कुछ होंगे उनको डरा धमका के वैसे गन की नोक पर जैसे वोट पहले लेते थे लोगों से, AK-47 दिखा के, जो बड़े बड़े डकैत थे। मैं प्रयागराज में रह रहा हूँ, प्रयागराज के अंदर हूँ, और यहाँ आपने देखे बड़े बड़े बदमाशों को पानी पिला दिया। और इस तरह की हरकतें जो है संपूर्ण भारत के अंदर है, और जो लोग इस तरह करेंगे उनकी जगह वहीं ऊपर होगी, यहाँ नीचे नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी से कहना चाहता हूं कि अगर इस पश्चिमी कल्चर की संस्कृति को छोड़ना पड़ेगा, वरना नहीं छोड़गे तो सबक सीखने के लिए तैयार रहें। ऐसी हरकतें इन्होंने जो की है, उन बच्चियों के, उन बेटियों का इस्तेमाल जो लोग ये कर रहे, अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, नौकरियां दी जा रही है, शर्तें लगाई जा रही है, ऐसी बातें हमने सुनी है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि मैं हरिद्वार में था एक आश्रम में जी, और हरिद्वार में था तो वहां पर जो है वो उस व्यक्ति को, वो बेसिक शिक्षा अधिकारी था, कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी था, तो उसने किसी को नौकरी लगाने के लिए, और ऐसे ऐसे कुछ जगहों पर भी ऐसे जो है षड्यंत्र भी चलाए जाते हैं कैमरा लगा के, और तब वो लोग क्या करते हैं, बोले देखो ये दुराचारी है, व्यभिचारी है, और उस कैमरे के अंदर करके तब उससे क्या करते हैं ये लोग, तब बोलते हैं इतने करोड़ रुपए दे दे, इतने लाख दे दे, नहीं तो हम वीडियो ओपन कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। मतलब धमकियां और धमकियां देना, डराना, कैमरे लगा लगा के ऐसे पॉइंट बनाते थे और उनको बलात्कारी घोषित करते हैं, और खुद जो है व्यभिचार का जो है व्यभिचार के क्लासें खोली हुई है। ये दो ही चरित्र और दो मुखों का सांप, इसीलिए हम कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि वैश्यालय रहेंगे तो बच्चे जो दुराचार नहीं करेंगे। अब बताइए ये कोई बात है? इसको खोलने की क्या जरूरत है? सेक्स रैकेट की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सेक्स की पढ़ाई पढ़ाने की क्या जरूरत है? भारत के अंदर संस्कृति की पढ़ाई नहीं करा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप सुधर जाए सब ढंग से, और नहीं तो ये विदेशों से जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इंडोनेशिया से, लंदन से और अमेरिका से, इस वक्त उन्होंने, आपने देखा होगा कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे उन पर तक भी हमला हो गया। करेक्ट। क्या ये तो बारीकी से आम जनता नहीं जानती इन बातों को, और ये हमला करने का तात्पर्य यही है, मैंने थोड़ा इशारा कर दिया। और इन लोगों ने ये लोग ये चाहते हैं कि अगर ये भारत के कोई भी सपोर्टर है उनको मारो, भारत की बात जो करेगा उसको मारो, क्योंकि पहले वो मित्र देश के राष्ट्रपति थे, अब दूसरा राष्ट्रपति भारत विरोधी है, और वो यहाँ के लिए षड्यंत्र रच रहा है वहां जाके, और राहुल जो है वहां जाता है और वहां मीटिंग तय होती नहीं। इस तरह की बातें जो है, ये क्या है कि ये भारतीय संस्कृति को कुचलने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। इसलिए जो है, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा स्वामी जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा जायज है, क्योंकि हमने एक ऐसी बेटी खो दी है जो कि बहुत ही होनहार थी, और एक माँ बाप ने भी एक ऐसी अपनी बेटी खोई है जो जीवन के अंत का सहारा थी, वो बुढ़ापे की लाठी जिसको कहते हैं वो खोई है। कल्याण जी आप बताइए, क्या राजनीतिक पार्टियां अगर एक हो जाएं तो यहाँ पे सबक नहीं सिखाया जा सकता है क्या? देखिए जी, सबका अपना अपना स्वार्थ है, राजनीतिक पार्टियां एक हो नहीं सकती। मैं आपके माध्यम से, यही तो सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी यही है राजनीतिक पार्टियों में। आप ये सोचो कि वो आपकी लड़की थी, वो सोचिए वो आपकी लड़की थी, आपकी बहन थी, आपकी बहू थी। आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये डिबेट चल रही है, ये कांड हो चुका है, और उसके बावजूद बिहार में एक हमारी बहन को उठा के ले जाते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, उसको ब्रेस्ट काट दिए जाते हैं, उसकी डिबेट कोई नहीं करता, उसकी न्यूज कोई नहीं चलाता,
क्योंकि बिहार को केंद्र के राज्य में पार्टनरशिप में एमपी में सेम घटना हुई है अभी परसों के दिन, घटना हुई है। एक बहन को जो उठा के ले गया, उसके साथ में गैंग रेप हुआ और उसको मार दिया गया। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपको, ये पार्शियलिटी क्यों, ये पार्टी पॉलिटिक्स क्यों? खाली एक ही जगह नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। ये नहीं कर रहा कि अब बंगाल में हुआ है या एमपी में हुआ है या बिहार में हुआ है। कल्याण जी, जो बंगाल में हुआ है उसको सारी मीडिया दिखा रही है, और सारी मीडिया ये चाहती है कि उसमें बड़े बड़े रसूखदार जो इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। सीबीआई इसीलिए वहां पहुंची है। सर बिहार का क्या होगा? बिहार का क्या होगा? क्या बिहार में उस बहन के साथ अन्याय होगा? उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? नहीं, उसको भी न्याय मिलेगा, उसको भी न्याय मिलेगा। वहां पे वो आप उठाओ उस मुद्दे को। वहां के लोकल बॉडी अगर इस मुद्दे को उठाएगी, मीडिया उठाएगी, तभी उसको न्याय मिलेगा। अब आप देखिए, इस केस को ऑल ओवर इंडिया चलाया जा रहा है, इसमें बम्पर इंचार्ज हो रहा है, डेली कोई ना कोई इस पे अपडेट्स आ रही हैं। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का सर, जहां अपोजिशन पार्टी है वहां वाली पार्टियां हाईलाइट करती है, सीबीआई लगी हुई है, सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया, उसको फ्री छोड़ना चाहिए, सीबीआई को जांच करनी चाहिए। और सीबीआई को वंदना जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। और जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं कहता गुनहगार को सजा नहीं मिले, गुनहगार होता है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो। ठीक है कल्याण जी, आपके पास मैं वापस आऊंगा। वंदना जी कुछ बोल रही है, उनका सुन ले। वंदना जी, आप बोलिए। मैं पहली बार कल्याण भाई जी से मैं सहमत हूँ, लेकिन कहने का अर्थ है कि हम कहीं एक जगह भी अगर कोई चीज सही करते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक असर पड़ता है। अगर आरजीकर की भी बात ले ली जाए, अगर आरजीकर के मुद्दे को जिस तरह उठाया जा रहा है, बल मिल गया है, जनता साथ हो चुकी है, आज सारी राजनीतिक पार्टियों को साथ आना चाहिए, और जहां गलत हुआ है, जो गलत हुआ है, उसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मुझे भी यही लगता है, यहाँ ये मर्म ही नहीं है राजनीति करने का, इस मुद्दे पे राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हम इसके लिए खुद गुनाहगार हैं। मैंने शुरू से भी यही कहा है कि गुनाहगार हम हैं। जब हम किसी एक को एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ रहती हैं। हमने मीडिया को बल दिया, हमने फिल्मी हस्तियों को हीरो हीरोइन बोलना शुरू किया, हमने उनकी गलत सही सारी चीजों को अडॉप्ट करना शुरू किया और बच्चों को अडॉप्ट करवाना शुरू किया। सर मुझे ये बताएं, इस प्रकरण में अगर जोड़ा जाए तो हीरो हीरोइन इन्हें किस हिसाब से कहा जाए? देश का हीरो तो वो सोल्जर है जो मैंने कहा था कि सियाचिन में बैठ करके भी देश के लिए सोचता है और गर्म रेगिस्तान में बैठ करके भी देश के लिए सोचता है। मेरे ख्याल से वो हीरो होगा जो कुछ भी करते हुए अपने आप को खत्म कर देता है, लेकिन समाज और देश सुरक्षित है। ऐसे भी कई होते हैं जो बिना वर्दी के भी शहीद हुए हैं। तो हीरो तो वो हुए ना सर, फ्रीडम फाइटर्स हमारे हीरो हैं। इनके बारे में व्यापक जानकारियां नहीं मिलती, इतिहास शुरू से बोझिल रहा है, हम गलत पढ़ते रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि हम इतिहास अगर थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए तो भविष्य का निर्माता कम से कम ये मीडिया नहीं होना चाहिए था। मीडिया हमें जब सिखाया जाता था तो हमारे गुरु लोग कहते थे कि किसी के अंदर अगर कुछ अच्छा हो, कोई अच्छे गुण हो, तो उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, उसे अडॉप्ट करने में हर्ज नहीं है। पाश्चात्य में भी अगर कुछ अच्छा था उसे अपनाते, लेकिन ये जो फिल्मी हस्तियों, फिल्मी भाड़ों ने जो जबरदस्ती का सेक्स स्कैंडल परोसा है, सर हम अपने माता पिता के साथ बैठ करके देखते हैं। हमें याद है सर, मेरे बचपन में हम लोग चित्रहार आंख बचा कर देखा करते थे सर, छुप कर। अगर पिताजी खड़े हो जाएं, जबकि मैं बहुत गोल्ड फैमिली से हूँ, मैं आर्मी फैमिली से हूँ, मेरे पापा अगर आ जाते थे तो हम चित्रहार के समय गानों के सामने निकल जाते थे, हम नहीं देख पाते थे। लेकिन आज की डेट में देखिए, जानकारी के नाम पर किस तरह से ये घृणित प्रवृत्ति परोसी जा रही है और हम उसे स्वीकार करते हैं। ये जानकारी नहीं है सर। मैंने कहा था जानकारी का एक माध्यम स्कूल होता है, विद्यालय होता है,
जहां एक सही, अगर वो पुरुष के लिए है कुछ खास जानकारियां, तो उनके लिए क्लासेस शुरू किए जाए। जैसे फिजिकल फिट रहना जरूरी है, ऐसे ही मेंटल फिट रहने के लिए भी स्कूली शिक्षा में प्रावधान हो कि लड़कियों की अगर कोई विशेष शिक्षा हो तो लड़कियों के पीरियड्स अलग बनाए जाएं, लड़कों की अगर विशेष शिक्षा हो तो लड़कों को भी उस तरह की शिक्षा दी जाए। इस नैतिक शिक्षा के जिम्मेदार अगर लोग नहीं बन पाएंगे तो ये जितना दूषित हो गया है माहौल, इसे सीधा नहीं किया जा सकता, सही नहीं किया जा सकता। सर हम कैसे कहें, हमारे युवा को हम क्यों दोष दे रहे हैं? युवा जा रहे हैं अगर किसी भी दुर्व्यसन के शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, किसी तरह का वो नशा कर रहे हैं। सर अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और ये फलाना खान, ढिमका खान, ये प्रचार करते हैं पान मसालों का, सिगरेटों का। सर ये बिल्कुल सही है। जो कोल्ड ड्रिंक जो एक तरह से दिखाया जाता है कि आप पायखाना में साफ करिए तो फ्लैश चकमका उठेगा, वो हम पी रहे हैं। सर ये सारी चीजें कौन ला रहा है? सर कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सब चीजों पर रोक दे। अगर वो एक साथ नहीं भी आ सकती तो कुछ गलत चीजों को रोक होनी चाहिए। इससे हम दोषी हो रहे हैं सर। हम सिर्फ चर्चा कर करके कुछ नहीं कर सकते, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और कोई भी संस्था अगर इसके खिलाफ इस मुहिम में जुड़ती है, मैंने कहा है मैं प्रथम अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काम तो हो, काम तो कुछ हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केंद्र शासित राज्यों में क्या हो रहा है या विशेष किसी और राज्य में क्या हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने खुद अभी आपसे प्रश्न किया था कि ममता बनर्जी हटे तो फिर नया कौन सा चेहरा, वो कितना सही होगा? सर ये कैसे जज करें? ये कैसे जज करें? हो सकता है वो उससे भयानक आ जाए, ये भी तो हो सकता है सर, क्योंकि समाज में जिस तरह का दुष्प्रभाव फैल चुका है सर, इसको इतनी जल्दी रोका नहीं जा सकता। हमारे सनातनी, महाराज जी बैठे हुए क्षमा करिएगा, हमारे सनातनी बहुत बुरी तरह सोए हुए थे सर। हमारे सनातन धर्म पर हर दिन प्रहार हो रहा है। उनकी इतनी हिम्मत कि वो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, और हमारे सनातन धर्म के लोग सिर्फ चर्चा करके, टिप्पणी करके और अपने आप को सबसे बड़ा नेता अभिनेता मान लेते हैं। सर ऐसे नहीं चलेगा। महाराज जी शुरू करिए, अभियान शुरू करिए, हम लोग साथ में हैं, बिल्कुल साथ में हैं। जवाब दीजिए स्वामी जी, स्वामी जी जवाब दीजिए। वंदना जी ने कुछ पूछा है जी। सबसे बड़ी जवाब बात दीजिए यह है वंदना जी को। कि उन्होंने एक बात कही है कि जो बहुत मुद्दे की बात है कि ये गलती उतना नहीं है कि जितना हमारे कर्णधार हैं, जो हमारे मुखिया हैं समाज के, वो लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं इन चीजों को, वो साथ में जुड़े हैं और वो अपने को ये समझते हैं कि शायद इससे हमारी फील्ड चमकेगी। जैसे अब नशा है पूरे भारत में, शराबों की दुकानें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शराब की दुकान हर जगह एकदम से खुल जाएगी। स्वामी जी वंदना जी का सवाल ये था कि साधु संत क्यों चुप बैठे हैं, इस जो कांड के ऊपर क्यों चुप बैठे हैं, इसका जवाब चाहिए उनको। नहीं ऐसा नहीं है, साधु संत भी चिंतित हैं और दुखित हैं, उनका इस विषय पर वो कोई साधु संत सामने आके हाँ बोलिए 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 बोलिए। साधु संत जब खड़े होते हैं तो पूरा विश्व हिलता है। ऐसा नहीं है कि साधु तो कोई भेषधारी नहीं है। हम लोग भारत के, हमारा अपने राष्ट्र से प्रेम जुड़ा है, हमारे अपने धर्म ग्रंथों से प्रेम जुड़ा है, हमारे अपने इतिहास से प्रेम जुड़ा है। साधु संत क्यों नहीं कूच कर रहे हैं? क्यों नहीं कूच करते हैं? क्यों नहीं आज्ञा करते हैं? देखिए ऐसा है, अभी जो है अभी जो जांच एजेंसियां, कंपनियां जो है अपना काम कर रही है, जांच चल रही है, और जांच के चलते हुए बार बार डिस्टर्बेंस करेंगे तो उसमें भी गड़बड़ी आती है। तो हम ये कह रहे हैं कि उससे पहले हम भी बोले थे स्वामी जी पूरे देश में उबाल है, पूरे देश को न्याय चाहिए, पूरे देश को कल्पित पकड़ना चाहिए। पूरा देश ये कह रहा है कि उनको सरेआम खड़े करके चौराहे पे
फांसी दे देनी चाहिए, फांसी उस समय तक देनी चाहिए जब तक उनका गर्दन न टूट जाए, यानी मौत के हवाले ना हो जाए। यहां तक रोष है जनता में। नहीं, वो सही बात है, जैसी बर्बरता उस बच्ची के साथ दिखाई गई है, रोष होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा कहना यह है कि हम लोग नहीं कर सकते, ये अधिकार हमको नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये जो है ये फंडामेंटल राइट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोग आह्वान क्यों नहीं कर रहे हैं, साधु संत समाज आह्वान क्यों नहीं कर रहा है, इसको रोकने का आह्वान क्यों नहीं कर रहा है, इन कल्प्रिट को पकड़ने का आह्वान क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरा कहने का मतलब है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप न्याय दिलाओ उनको, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आप कल्प्रिट को पकड़ के हैंग कर दो। लाखों और हजारों कथावाचक हैं, और उन कथा में जो है भगवान कृष्ण के चरित्र को जो है दूसरे मोहित रूप में ले जाने के बजाय वो वीर रूप में करनी चाहिए, इन कथाओं का असर पड़ेगा, और उन कथाओं पर वीर गाथा की कथा सुनानी चाहिए। वहां माता लोग नाचने लग जाती हैं खुद ही। अब आप ये बताइए कि इस तरह की स्थिति है, भारत के अंदर धर्म को जो है दुरित किया जा रहा है। मेरे को बड़ी पीड़ा होती है जब मैं ऐसे तमाशे देखता हूँ, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, ताली बजाओ। अब बताओ क्या बात है ये? और वेदांत और सिद्धांत की बात करने वाला कोई महापुरुष, कोई अनुभवी और कोई पथिक अगर कोई ज्ञान की बात बताएगा तो सुनने को ना, बोला भाषा समझ में नहीं आ रही हमारे, वो ये भाषा उनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी वेदांत के सिद्धांत है, और वेदांत की भाषा सुनने को राजे बोला अरे ऐसे तो बहुत पता नहीं क्या लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जी। अब नाचना गाना बहुत नाच गए हम, नाच बहुत दिखा दिया हमने भारत की भूमि पर, अब नचाना है, नाच खत्म करो, नचाना शुरू करो। अब एक ही जवाब है मेरा, समझदार के लिए इतना बहुत है, अगर नहीं समझते हैं तो देश के अंदर अब आप देखना कि यहाँ पर जो है सारे जो है घुसपैठियों के राज होगा, फिर यहाँ जो है हिंदू नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो नचाते नचाते लोगों को जो है भाई डोनेशन और ये सब कुछ नहीं है देश के अंदर, जो पैसे को महत्व दे रहे हैं वही हिंदू के साथ खड़े नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, चाहे संत हो, ब्राह्मण हो या कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे ऐसे लोग हैं मजहबी अपना दल बना बना के, अब अपने अपने गुरु बना के अपना अपना जो है अपने अपने मौज मस्ती में चल रहे हैं। तो आवाज तो सबको उठानी चाहिए। हमारा कहने का, हम रात दिन इसी में रहते हैं, मोबाइल में इसी में भेजते रहते हैं, राज्य के लिए भेजते रहते हैं। ठीक है स्वामी जी, दोबारा मैं आऊंगा आपके पास। कल्याण जी कुछ बोल रहे हैं, उनका सुन ले। कल्याण जी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? कल्याण जी बोले। देखिए, हम डिबेट रोज करते हैं, करते रहेंगे, ममता बनर्जी बैठ जाए, अमित शाह जाके बैठ जाए, उसको न्याय नहीं करना है, खाली सत्ता से हटाना है, सत्ता प्राप्त करना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा उस बहन के प्रति न्याय हो रहे हैं, ऐसे जो कृत्य किए जा रहे हैं और संगठित होकर किए जा रहे हैं, उनको कैसे बैन किया जाए, उनपे कैसे अंकुश लगे, हमको चर्चा ये करनी चाहिए। हमको चर्चा ये नहीं करनी चाहिए कि रोहिंग्या घुस रहे हैं और उनको लाइसेंस मिल रहा है, वोट बटोर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम, तो ये चीजें तो बरसों से चली आ रही है, चलती रहेगी। बाकी यही तो बात है, राजनीतिक पार्टियों का यही तो है, सब लोग अपने अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरफ नहीं देख रहे हैं कि जो आ गए वो तो ठीक है, अब ये जो हुआ है आरजेकर हॉस्पिटल में, इस बच्ची को कैसे न्याय मिलेगा, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। सब लोग अभी भी अपनी वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। न तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें बात कर रही है, न कोई वहां पर स्टेट गवर्नमेंट बात कर रही है, न कोई अपोजिशन बात कर रहे हैं। ये सब ये है कि सब अपनी अपनी रूट देखने पे लगे हुए हैं और आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। हर आदमी कहता है कि इसको जितना ज्यादा खींचेंगे उतने ही ज्यादा वोट हमारे पक्के होंगे। करेक्ट। वंदना जी कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट, वंदना जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ वंदना जी बोले। एक्चुअली मुझे भी यही कहना था कि सभी लोग जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक इस पर सही तौर पर विचार ही नहीं किया जा सकता। मुझे आपका प्लेटफॉर्म इसलिए अच्छा लगता है, मैं आपके लिए बहुत साधुवाद है कि आपके प्लेटफॉर्म पे, चूंकि आपने पहले दिन ही परिचय दिया था कि भाई साहब कांग्रेस से हैं, मैं भाजपा से हूँ या जहां से भी, लेकिन हमारे बीच में कोई हिंसक वार्ता नहीं होती।
करेक्ट। सही को सही और गलत को गलत कहने की शक्ति सब में होनी चाहिए। राजनीति की जगह अभी महाराज जी ने कहा था ना, वो सही शब्द है, कूटनीति चल रही है। कूटनीति चल रही बात सिर्फ यही है कि इस तरह की दुविधाएं जो चल रही है, औरतों के प्रति जो सोच लोगों की मतलब गंदी हो गई है, मानसिकता, इस पर कैसे रोक लगे, इस पर कैसे रोक लगे। चर्चा का विषय ये है, और सिर्फ चर्चा का विषय ये नहीं है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। महाराज जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि उस न्याय का अर्थ ही क्या हुआ जो बेअर्थ मिल रहा हो। हम क्यों देखें कि सीबीआई अपना, पुलिस वाले अपना काम कब कर रहे हैं। सर, लाखों हमारे पास ऐसे केस हैं जिस पर इन लोगों ने काम किया और ढाक के 3 पात बना करके हमारे सामने सजा दिए गए। अंत में यही हुआ कि बस जो कुछ भी है सब खत्म। सर, सुशांत सिंह राजपूत में भी सीबीआई ने अपना बहुत योगदान दिया था। क्या हुआ सर? सलमान खान जैसा हिंसक प्राणी बेखौफ घूम रहा है, इसी भारत में हो रहा है सर। शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है, बेखौफ घूम रहा है सर, अभी बच के निकल चुका है। मैं ये कह रही हूँ कि कमजोर वर्ग को पकड़ करके आप ठूस देते हैं जेल में, आप उस पर क्राइम कितने भी लांछन लगा देते हैं, कितने केस बना देते हैं, उनके साथ कोई नहीं है। लेकिन इन रसूखदार पैसे वाले, ये चेहरे वाले लोग, और चेहरा भी कौन, हम ही लोग बनाते हैं सर। बताते हैं। कौन था शाहरुख खान, कौन था शाहरुख खान, कौन है सलमान खान, आज दादा बना फिर रहा है। और रोहिंग्या विषय है कल्याण भाई, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, रोहिंग्या इसलिए विषय है क्योंकि ये हमारे देश के लोगों को आकर के आतंकित कर रहे हैं सर। इनका एक ही मंसूबा है कि हमारे जितने सनातनी हैं उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाए और फिर ये गुंडा राज शासित यहाँ पर कर दे। लेकिन हमें इससे बचना है सर। मुद्दा ये है कि जो सरकार इसका बढ़ावा देती है, जैसे केजरीवाल जी, इन्होंने बसाने में आज सर साबरमती का परसों जो एक्सीडेंट हुआ सर, आपको पता होगा कि जानबूझकर प्लेटफॉर्म तोड़ा गया है, उसके ऊपर रखा गया। सर, ऐसे सैकड़ों केस हुए हैं। रेलवे को जानबूझकर, देखिए त्रासदी होती है, मैं मानती हूँ, दुनिया में बहुत सारी चीजें एक्सीडेंटल होती हैं, लेकिन कुछ बनावटी बना करके किए जा रहे हैं, उस पर लोगों का क्यों नहीं जोर हो रहा है सर? वो सरकारें कब जागेंगी? मतलब हम अंत में शिव का तांडव देखने के लिए बैठे हैं सर, ऐसा नहीं हो सकता। शिव का तांडव देखने से पहले मुझे लगता है कि बृहस्पति जी का एक अनुशासन, एक सुंदर शासन काल होना चाहिए, जिसमें सनातनियों को अपनी धर्म रक्षा, अपने हितों की रक्षा करने का पूरा जोर प्रयास करना चाहिए सर, मुझे ये कहना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने का, थैंक यू वेरी मच। टाइम मेरे पास इतना ही था, और वंदना जी, आपकी मैं भावनाओं की कदर करता हूं। कल्याण जी ने भी बहुत अच्छा बोला है। अब देखना यह है कि सीबीआई अपना काम कहां तक करती है, और सीबीआई को अगर निष्पक्ष छोड़ दिया जाए तो मेरा कहना यह है कि वो कल्पिट कहीं नहीं बच पाएगा, कोई भी हो, रसूखदार से रसूखदार भी क्यों ना हो, सीबीआई अपने पंजे में उसको ले ही लेगी, जकड़ ही लेगी। थैंक यू वेरी मच आप सबका आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, धन्यवाद।